Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty of Mechanical Engineering Department of Ambalika Institute of Management and Technology, affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion for the subject that is thermodynamic, the subject of the BTech third semester AKTU syllabus. आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। इसके पहले भी कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात किया था, ओपन सिस्टम कैसे क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे यूज़ करते हैं, PMM 1 क्या होता है, PMM 2 क्या होता है। एग्ज़ाम्पल्स लिए थे हम लोगों ने, पंप के एग्ज़ाम्पल लिए थे, कंप्रेसर के एग्ज़ाम्पल लिए थे, टरबाइन के एग्ज़ाम्पल लिए थे, उस पर फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन हम लोगों ने लगाई थी और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने किया था, न्यूमेरिकल्स लगाए थे, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे थे, इक्विवेलेंस देखा था और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे हीट इंजन पे, रेफ्रिजरेटर पे, इन सब डिस्कशन थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा आगे के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा सा आगे के पोर्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने किया था हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में, थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं बेसिकली होता है क्या ये और कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से पैरामीटर्स में होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले तो अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द कूलिंग पर्पस एंड द हीट पंप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द हीटिंग पर्पस। सिंपल, अगर सिंपल वे में बात करें तो द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग इज़ नोन एज रेफ्रिजरेटर एंड द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस दैट इज़ नोन एज हीट पंप। अब कूलिंग होगी कैसे, कूलिंग कैसे होगी, किसी भी अगर आपको स्पेस में कूल करना है तो होगा क्या, अगर आप किसी भी स्पेस को कूल करना है, गर्मी के दिनों में आपको कमरा ठंडा करना है, कूलिंग करना है, कूलिंग इफेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उस स्पेस में हीट कंटेंट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग एंड फॉर डूइंग दिस यू नीड टू हैव अ डेफिनेट डिवाइस दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेटर। द रेफ्रिजरेटर बेसिकली कूलिंग करता कैसे, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ भेज देगा। अब इसके लिए जो प्रिंसिपल हैं बेसिकली, तो सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं और ब्रेटन साइकिल यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आगे के सब्जेक्ट में डिस्कशन के लिए हैं, और लेकिन हम लोग यहाँ पे समझेंगे बेसिकली कि ओवरऑल व्यू देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डिटेल में अंतर बात नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कैसे वर्किंग होती है, कैसे एनालिसिस होती है। एक जो रेफ्रिजरेशन का पार्ट है वो हम लोग आगे सब्जेक्ट में, थर्ड ईयर में सब्जेक्ट चलता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, उसमें डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर के बारे में हम लोगों ने बात किया कि इट्स अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ऑन द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग एंड टू डिलीवर इट वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर का। इस स्पेस को ठंडा करना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आपको निकालना पड़ेगा, इस स्पेस को गर्म ठंडा करना है, हीट आप निकालेंगे तभी कंटिन्यूस ठंडी रहेगी, अगर हीट नहीं निकालेंगे तो ये कूलिंग स्पेस, अब आप कहेंगे भाई कूल है, ये तो पहले से कूल है, कूल पहले से नहीं है, इसको किया गया है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जब निकाला गया है तो कूलिंग की गई, अगर हीट कंटिन्यूस नहीं निकालेंगे तो ये फिर से हीट अप हो जाएगी। ठीक है, तो हीटअप ना हो, कूलिंग मेंटेन रहे, इसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेशन हो रहा है रूम में आपकी बॉडी की वजह से या किसी मशीनिंग कंपोनेंट की वजह से, उसको निकालना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट होगा, दैट इज इक्वल टू Q2। सो द Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, यानी Q2 एक अमाउंट ऑफ हीट है जिसको निकाला गया है कूलिंग इफेक्ट के लिए। इसी को कभी कभी हम लोग कहते हैं दिस इज इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट। क्यों, जितना अमाउंट ऑफ हीट आप निकालेंगे उतनी कूलिंग होगी,
और जितनी कूलिंग होगी वो टेम्परेचर उतना ही डाउन होगा स्पेस का। इसका दूसरा नाम हम लोग कहते हैं, दिस इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग और कूलिंग इफेक्ट। तो दिस इज बेसिकली जो Q2 है अमाउंट हमारा है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अब क्लॉसिस स्टेटमेंट क्या है कि भाई ऐसा करने के लिए आपको एक जो डिवाइस होगी उस पर वर्क करना पड़ेगा वरना ये काम नहीं करेगी। क्लॉसिस ने कहा है, क्लॉसिस सर ने कहा है। तो यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा। जैसे एसी में आप क्या करेंगे, जो एसी को चलाने के लिए पावर देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो वर्क इनपुट है इलेक्ट्रिसिटी अगर होगी एसी को फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली वर्क इलेक्ट्रिसिटी है, जो वर्क इनपुट हम लोग एसी को दे रहे हैं। कंप्रेसर चलेगा या कुछ चीज़ें और भी इक्विपमेंट जो चलेंगे उसको चलाने के लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू W या इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू W। अब ये हीट वो ले कहाँ जाएगा, वो वहाँ पर ले जाएगा जहाँ ज़रूरत नहीं है सराउंडिंग में। इसी के पीछे वाले पार्ट जो अगर हीटिंग देखते हैं वहाँ पे हीटिंग होगी, अंदर वाले में जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कूलिंग होती है, जो हीट वहाँ पर वो रिमूव करके दे देता है जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है सराउंडिंग को, यानी सराउंडिंग को। ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट दिया उसने दैट इज इक्वल टू Q1। सो Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अगर इसका ओवरऑल इक्वेशन देखें हम लोग तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी W प्लस Q2 इक्वल टू Q1। W प्लस Q2 इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग Q2 Q1 दिया है, कहीं कहीं पे ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं, तो अपने नोटेशन आप अपने तरीके से उसको दे सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू यहाँ पे रिजेक्शन जो है वो W प्लस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दैट इज इक्वल टू Q2 है, दैट इज इक्वल टू Q2। अब देखते हैं यहाँ पर मतलब क्या है, Q2 की वैल्यू है, इस इक्वेशन से देखें हम लोग तो Q2 की वैल्यू है कम, Q1 की वैल्यू है ज़्यादा, यानी जो रेफ्रिजरेटर है जितना कूल करेगा उससे ज़्यादा हीट करेगा, यानी हीट रिजेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। हीट रिजेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, यानी आप देखते हैं जितने भी एसी हैं, जितने भी फ्रिज हैं, अगर उनका ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए, जितने भी कूलिंग डिवाइस है, तो ओवरऑल इफेक्ट में हीट रिजेक्शन ज़्यादा होता है, हीट एक्सट्रैक्शन कम होता है। कुछ स्पेस को तो वो ठंडा कर देते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेस को वो हीटअप कर देता है। तो अगर उसके ओवरऑल इफेक्ट को हम लोग देखें तो वो ओवरऑल इफेक्ट आपका कूलिंग नहीं होगा, वो हीटिंग होगा। अगर ओवरऑल इसको देखें तो बेसिकली इससे हम सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आपकी निकल रही है बाहर। ठीक है, इसलिए अगर पूरा अगर फ्रिज को अगर पूरा कमरे में रख दें, उसको दरवाजे को खोल दें, तो हम लोग देखेंगे कि कमरा आपका गर्म हो जाएगा। या पूरे एसी को अगर हम कमरे के अंदर रख दें, जो ठंडा करने वाला पार्ट है, जो गर्म करने वाला पार्ट है, दोनों अगर हम लोग रख दें तो बेसिकली आपको देखेंगे कि पूरा कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो जितने भी इक्विपमेंट आपको यूज़ करते हैं उनका ओवरऑल इफेक्ट, एसी हो चाहे फ्रिज हो, उसका हीटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्या। और अगर रिक्वायरमेंट की बात देखें, अगर एक पार्ट को हम एसी के पार्ट को पीछे कर दें या कमरे के बाहर कर दें, उस ठंडे वाले पार्ट को इस ऐसी जगह पे कर दें जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कमरे के अंदर वो कूलिंग इफेक्ट देगा और दूसरे वाले पार्ट में हीटिंग इफेक्ट देगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हम लोग इसकी लिखते हैं। COP के लिए बात करें अगर हम लोग, इसकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू आउटपुट जितना डिजायर्ड इफेक्ट है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है भाई, हमें रेफ्रिजरेटर में कूलिंग इज द डिजायर्ड इफेक्ट, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हमको चाहिए ठंडा, तो ठंडे का मतलब क्या है कि कूलिंग इफेक्ट आपका डिजायर्ड इफेक्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड दैट इज इक्वल टू द डिजायर्ड इफेक्ट, यानी इसके लिए Q2 अपॉन W जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग। हीट पंप के लिए अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर की बात करें तो T इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया। यहाँ जो टेम्परेचर है आपका वो एटमॉस्फेरिक से कम है, क्योंकि उसको भाई कूलिंग करनी है आपको। यहाँ पर देखते हैं अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट गिवन। यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट आपका ये है, क्योंकि आपको हीटिंग चाहिए, हीट पंप आपको हीट चाहिए। यहाँ पर क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट ये था, कूलिंग था। यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट
Q2 है, इस केस में डिजायर्ड इफेक्ट आपको Q2 यानी सॉरी डिजायर्ड इफेक्ट आपका ये है Q1, तो इस केस में आपको हीटिंग चाहिए, हीटअप चाहिए, ठीक है, उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा। COP की बात हम करें, अगर हम लोग देखने में देखेंगे तो इसको लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब सेम है इसका, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आ जाता है वो आता है आपका वो बेसिकली आता है कि डिजायर्ड इफेक्ट आपका क्या है। तो COP की अगर हम बात करें, पंप के लिए COP की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये पंप के लिए है, ये रेफ्रिजरेटर के लिए। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पे Q1, यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट Q2 था और ये W, डिजायर्ड इफेक्ट दिस अपॉन वर्क इनपुट इज W। तो इस तरीके से COP हम लोग पंप के निकालेंगे तो वो इसके बराबर होगी, और रेफ्रिजरेटर के निकालेंगे तो इसके बराबर होगी। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। उसी के बारे में बात किया हम लोगों ने कि रेफ्रिजरेशन के बाद अगर बारे में बात करें, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हम लोगों ने पहले पीछे लिखा था उसको शॉर्ट फॉर्म में, उसको डिटेल में अगर हम लोग देखें तो COP बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट जो आपको चाहिए, वर्क इनपुट जो आप दे रहे हैं, उसको रेशियो कर निकालेंगे तो COP के बराबर होगा। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो डिजायर्ड इफेक्ट है आपका कूलिंग इफेक्ट है या अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, तो उस केस में हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर Q2, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था यहाँ पे, ये Q2 था, इसलिए यहाँ पे Q2 अपॉन W। यानी रेफ्रिजरेटर के केस में जो COP होगी Q2 अपॉन W। एनर्जी प्रिंसिपल इक्वेशन हम लोगों ने लगाया था, अगर उसको W की बात हम करें, अगर W को बात हम Q1 माइनस Q2 में चेंज कर लेंगे, हम लोग देखें पीछे, अगर W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 यहाँ पे लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे W की वैल्यू रख देंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ये इक्वेशन आपकी फाइनली रेफ्रिजरेटर के केस में हो जाएगी Q के फॉर्म में। अगर हम लोग सेम प्रोसेस हीट पंप के लिए करें तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, और वहाँ पर भी जैसे पीछे हम लोग लिखा था, अगर यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन की बात करें तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, उसकी इक्वेशन भी उसी फॉर्म में लिखी जाएगी जैसे इसकी इस फॉर्म में लिखी गई थी। तो यहाँ पर जो COP ऑफ जो हीट पंप है वो इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। अब अगर हम लोग को रिलेशन निकालना है, COP ऑफ हीट पंप में रिलेशन क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग देखते हैं Q1 अपॉन दिस माइनस दिस, अगर सिंपली इसमें 1 जोड़ दें हम, ठीक है, अगर इसमें 1 की वैल्यू अगर जोड़ दें इसमें तो चेंज हो जाएगा इसमें को, तो हम लोग देखेंगे कि वो उसकी वैल्यू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बराबर आ रही है। यानी COP ऑफ हीट पंप ये है, अगर इसमें एक हम घटा दें, एक हम घटा देते हैं तो यानी तो उस केस में जो हमारी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। COP ऑफ हीट पंप में से एक वैल्यू अगर हम घटा दें तो रेफ्रिजरेटर की COP वो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी इक्वेशन लिखी गई है, सिंपली मैथमेटिक्स से और कुछ नहीं करना है, एक जोड़ देना है, तो हम लोग देखेंगे ये इसकी वैल्यू उसके फॉर्म में आ जाएगी जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था। अगर इसको जोड़ देंगे तो Q2 ऊपर सॉरी रेफ्रिजरेटर में एक जोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, इसमें एक जोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी इसकी। तो यानी हम लोग देखते हैं कि जो हीट पंप की COP है वो 1 यूनिट ज़्यादा होती है रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स में कहें कि रेफ्रिजरेटर में अगर एक हम जोड़ दें तो COP ऑफ हीट पंप के बराबर हो जाएगी। न्यूमेरिकल देखते हैं, एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर operates between the temperature this and this, determine its coefficient of performance. Subsequently it is desired to change the temperature so as to make the coefficient of performance exactly equal to this. The amount of increase in higher temperature is equal to the amount of decrease in the lower temperature, work out the new temperature. क्या क्वेश्चन कह रहा है,
क्वेश्चन में ये कहा गया है अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर है ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर दिस -10 और 30 के बीच में रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है जो कार्नोट है यानी रिवर्सिबल है। डिटरमाइन इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सिंपली निकल आएगा COP इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये कहाँ से आया? COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। हम लोगों ने देखा था कि रेफ्रिजरेटर के केस में वहाँ पर Q2 की वैल्यू जो डिजायर्ड इफेक्ट थी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें तो T2 अपॉन डिफरेंस Q1 माइनस Q2 था, Q2 अपॉन T1 Q1 माइनस Q2। यहाँ पर सिंपली करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर उसकी वैल्यू अगर रख दें हम तो यहाँ पे देखेंगे T2 अपॉन T1 माइनस T2 आ जाएगा। सिमिलरली हीट पंप के लिए अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी उस Q के फॉर्म में जो इक्वेशन आ रही होगी वही टेम्परेचर के फॉर्म में आएगी, उसमें इक्वेशन में रख करके हम लोग निकाल लेंगे COP की वैल्यू क्या होगी। सिंपली T2 की वैल्यू गिवन है -10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड करके 263 केल्विन आ रहा है। T1 की वैल्यू 30 है, 273 ऐड करके 303 केल्विन आ रहा है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख करके देखेंगे जो COP है हमारी 6.5 सिंपली मैथमेटिक्स से हमारा निकल आएगा। अब इसकी वैल्यू निकल आई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आगे it is desired to change the temperature so as to make the coefficient of performance exactly equal to 7. That means you need to make this COP that is equal to 7, यानी 7 COP आपको बनानी है। आपको चेंज क्या करना है? द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर, जितना अमाउंट ऑफ इंक्रीज उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। COP अगर चेंज करनी है 6.575 से चेंज करनी है 7 लाना है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कितना होगा? द इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन लोअर टेम्परेचर। जितना हायर टेम्परेचर में इंक्रीज किया कर रहे हैं करेंगे उतना ही लोअर टेम्परेचर में डिक्रीज कर दें तो आपको 7 लेके चलना है और वर्कआउट न्यू टेम्परेचर यानी कितना अमाउंट ऑफ इंक्रीज करने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया वो आपको निकालना है। सिंपली करना क्या है? इस वाली इक्वेशन में T2 T1 की वैल्यू है 303 हायर टेम्परेचर, दिस इज हायर टेम्परेचर, दिस इज लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में बढ़ाया गया है, लोअर टेम्परेचर को घटाया गया है। मान लीजिए x यूनिट बढ़ाया गया है, x यूनिट घटाया गया है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में दे रखा है जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही घटा रहे हैं। x मान लिया है। इस इक्वेशन में सिंपली कुछ नहीं करना है, 263 माइनस एक्स और 303 प्लस एक्स, इसको चेंज कर देना है। 263 को रिप्लेस करना है 263 माइनस एक्स से और 303 को रिप्लेस करना है 303 प्लस एक्स से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हायर टेम्परेचर में एक्स यूनिट बढ़ा दिया गया और लोअर टेम्परेचर में एक्स यूनिट घटा दिया गया। बढ़ाया हुआ यूनिट घटाया यूनिट के बराबर है। उस कंडीशन में आपको COP को लेके आना है 7 के बराबर। सिंपली इसको 7 के बराबर कर दीजिए, इक्वेशन आएगी x के फॉर्म में। इसको इवेल्युएट कर लीजिए, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी दिस। इसकी वैल्यू T1 में रख दीजिए, T1 की वैल्यू आ जाएगी दिस। T2 की वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे तो माइनस आया है, वो इक्वेशन की वजह से आया है माइनस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किस तरीके से इस कंडीशन में अगर गिवन कंडीशन दे रखी है तो कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं एक ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है। इसमें क्या किया, एक सिंपली से आपको फिगर दे रखा है, आपको उसे ऑब्जर्व करना है कि इस फिगर में प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। एज ए इंजीनियर अगर आपको दे दिया जाए कि भाई ये अगर फिगर आपको दे रखा है तो इसमें एक प्रॉब्लम छुपी हुई है, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम क्या है, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, उसके बारे में ध्यान देना है। तो सबसे पहले बॉयलर है, बॉयलर का कनेक्शन जनरेटर से है, टरबाइन का कनेक्शन बॉयलर से है या बॉयलर कनेक्शन टरबाइन से है, टरबाइन का फिर कंडेंसर से है, फिर पंप से। यहाँ एरो वगैरह कुछ नहीं बना रखा है आपको। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको लेके देख के चलना पड़ेगा, कॉमन सेंस लेके चलना पड़ेगा कि भाई बॉयलर से स्टीम निकल रही होगी, टरबाइन में जा रही होगी, टरबाइन से लो प्रेशर
लो टेम्परेचर स्टीम निकल रही होगी। अगर आपको रैंकाइन साइकिल पढ़ी है, आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट पढ़ा है, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ बेसिकली क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको रैंकाइन साइकिल के बारे में पता होगा, या हम कहें पावर प्लांट के बारे में पता होगा, या बेसिक नॉलेज जब तक आपको पावर प्रोडक्शन की नहीं होगी, बॉयलर के कैसे पानी से बिजली बनाई जाती है, तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली उसकी नॉलेज होना जरूरी है। कैसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम कन्वर्ट होगी, टरबाइन में जाएगी, कन्वर्ट होगी लो टेम्परेचर स्टीम में, जो कंडेंस होकर फिर से वाटर बन जाएगा, वाटर बन करके फिर पंप के थ्रू बॉयलर में जाएगा, फिर बॉयलर से पानी कन्वर्ट होगा किस में, स्टीम में, फिर से ये साइकिल बनती चली जाएगी। और ये टरबाइन बेसिकली कपल्ड है पंप से और जनरेटर से, यानी यहाँ जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो दो भाग में डिवाइड हो रही है, एक हो रही है जनरेटर से, एक हो रही है पंप से। और जनरेटर का कनेक्शन बॉयलर में है। बॉयलर का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टीम जनरेट हो रही होगी। अगर स्टीम जनरेट हो रही होगी यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गिवन टू द वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है बॉयलर के केस में जब वाटर को कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में। तो यहाँ पर बेसिकली बॉयलर है, बॉयलर का मतलब वाटर कन्वर्ट किया जा रहा है स्टीम में। कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं। कन्वेंशनली क्या होता है, हम लोग कोयले का यूज़ करते हैं, कोयले को बंद करते कंबशन करवाते हैं, जिसके जो हीट निकलती है उसको हीट को यूटिलाइज करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, पानी चेंज होती है स्टीम में। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जो जनरेट होती है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है स्टीम टरबाइन में, और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर क्या किया गया है, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कोयले का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे कोल का यूज़ नहीं किया गया। जो हम लोग हीट इनपुट दे रहे हैं वो हीट इनपुट हीटर के थ्रू दे रहे हैं, रेजिस्टेंस से, और वो हीटर को चला कौन रहा है, जो बिजली हम बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, वही प्रोडक्शन जो यूज़ हो रहा है इस हीटर को जलाने के लिए। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब इसमें पता करना है कि प्रॉब्लम मतलब ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कौन सा लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली अगर ये कंडीशन दे दी जाए पावर प्लांट में आपको, तो क्या वो पावर प्लांट कंटिन्यूस समय के लिए वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो हम बाहर से किसी तरीके की एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं, बाहर से किसी भी तरीके से एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं। अगर बाहर से एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं तो यानी कंटिन्यूअस ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, कंटिन्यूअस ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें दे दी जा रही है। अगर पूरी भी दे दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पर अगर ये पूरी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जो हीट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो हीटर से पूरी हो जा रही है, तो और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ करंट हमें यहाँ पे नेट आउटपुट भी मिल रहा है, ये दिखा रहा है कि हमें इसके बाद ये अगर पूरा सिस्टम माने इसको, अगर पूरा एक इस तरीके से ऐसे कर लें, इसको क्लोज लूप अगर इसको कर लें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है या एनर्जी आउटपुट आपको मिल रही है। इस कंडीशन में होगा क्या, ये एनर्जी जनरेटिंग डिवाइस कहलाएगी। यहाँ पे किसी भी तरीके से आप वर्क या हीट इसको बाहर से नहीं दे रहे हैं, ये खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके पानी को बॉयल कर रहा है और फिर से पानी को बॉयल करके स्टीम बन रही है, वर्क आउटपुट निकल रहा है, फिर से पानी इसमें जा रहा है, पंप वर्क कर रहा है, पंप को टरबाइन चला रहा है, टरबाइन फिर से जनरेटर को चला रही है। तो अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह के इनपुट हम नहीं दे रहे हैं, आउटपुट जनरेट हो रहा है, यानी इट इज एनर्जी जनरेटिंग डिवाइस।
और अगर ये एनर्जी जनरेटिंग डिवाइस है, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकती। दिस वॉलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट मीन्स दिस इज PMM1. This is the observation of the given problem or given question. The first device, पहली जो device है ये supplies continuously energy without receiving it. So this is a system creating energy and therefore violating the first law of thermodynamics. It is also known as PMM1, that is perpetual motion machine of kind first. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हमने जो टरबाइन से जनरेटर को हटा दिया, बॉयलर में हीट दे रहे हैं हम, और पंप का कनेक्शन टरबाइन से, सेम बॉयलर से ही स्टीम निकल रही है, टरबाइन में जा रही है, फिर पंप में जा रही है, सो एंड सो इस तरीके से चल रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग हीट दे रहे हैं और वर्क मिल रहा है हमको, यानी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है, यानी यहाँ पे वॉयलेशन नहीं हो रहा फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ का वॉयलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमको मिल रहा है। फर्स्ट लॉ का वॉयलेशन तब होता है जब हमें आउटपुट मिलता और इनपुट हम ना देते। यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हटा दी हमने, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन क्या है, हीट हम दे रहे हैं, पूरा कन्वर्जन वर्क में हो जा रहा है, किसी भी तरीके का रिजेक्शन नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरीके का लॉसेस नहीं दिखा रहा है ये फिगर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफ द हीट इज कन्वर्टेड फुल्ली इनटू वर्क डन, दैट मीन्स द एफिशिएंसी इज 100%, एंड इफ द एफिशिएंसी इज 100%, that is PMM2, that means that is violating second law of thermodynamics. So this figure, in this figure first law of thermodynamics तो follow हो रहा है, but the second law of thermodynamics is not following. That means this is PMM2, this is not PMM1, this is PMM2. आगे देखते हैं, the second device, ये वाली device जो है, exchange heat with a single reservoir and thus the net amount of work, this need not violate the first law. First law यहाँ पे violate नहीं हो रहा है, but violates the second law of thermodynamics and therefore will not work. That means ये डिवाइस जो गिवन डिवाइस है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो नहीं कर रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो कर रही है, इसलिए ये वर्क नहीं करेगी। थर्मल पावर प्लांट, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया, अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इन जनरल, क्योंकि इसके बारे में रैंकाइन साइकिल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। होता क्या है, बॉयलर में हीट दी जाती है, कोल से आप हीट देंगे, कोल बर्निंग होगी, कमीशन होगा, पानी गर्म होगा, स्टीम क्रिएट होगी, वो स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे टरबाइन में जाएगी, टरबाइन में जाने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम बनेगी, वो स्टीम कंडेंस होकर के फिर से वाटर बनेगा जिसको पंप के थ्रू फिर से बॉयलर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और बॉयलर में फिर से हीट दिया जाएगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम एक्सपेंशन होगा, टरबाइन में वर्क आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से हमें बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती चली जाएगी। कैसे, पानी से, पानी को गर्म किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोल, विद द कम्बशन ऑफ फ्यूल, कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, और इस वर्क आउटपुट को कपल कर दिया जाएगा जब जनरेटर से, तो हम लोग देखते हैं जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। वर्किंग फ्लूइड क्या है, वाटर है, हीट रिसीव फ्रॉम द गैसेस Q1, WT अगर वर्क है, Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, WP इज द वर्क डन ऑन द पंप, देन जो नेट वर्क आउटपुट है हमारा टरबाइन से ही लेगा, जो पंप हमारा चल रहा है वो टरबाइन से ही चल रहा है, हमारा जो वर्क आउटपुट हमारा टरबाइन से मिलेगा वो पंप में कुछ जाएगा, कुछ बाकी का हम यूज़फुल कर लेंगे आगे के लिए। तो हमारा जो नेट वर्क आउटपुट हुआ हमारा WT माइनस WP होगा। क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द कंडेंसर ऑफ द रेफ्रिजरेटर सो एंड सो व्हिच हैज़ अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ दिस when the power input is 0.75 किलोवाट। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी गिवन है 12,000 किलो जूल पर आवर की, पावर इनपुट आपको गिवन है 0.75 किलोवाट में है, चाहे तो उसको यूनिट को चेंज कर लिए, चाहे इसकी यूनिट चेंज कर लिए, चाहे इसकी यूनिट चेंज कर लिए, हम लोगों ने एक यूनिट चेंज कर लिया है, किलो जूल पर आवर में देख लिया है इसको।
अगर इसका फिगर देखा जाए कुछ ऐसे बनेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे हम, हीट रिवर्स हीट इंजन से, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन होगा, Q1 W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा यहाँ पे। रेफ्रिजरेटर के केस में ये बेसिकली रिवर्स हीट HE लिखा हुआ है क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर का केस है। तो यहाँ पर यूनिट चेंज करने पे COP हमने निकाल लिया है, Q2 अपॉन W रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, जिसकी वैल्यू आ रही है 4.44। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखा जाए Q1 की वैल्यू Q2 प्लस Q1 W के बराबर होगी, अलजेब्रिक सम देखा जाए इसका तो यहाँ पर 12,000 प्लस 0.77 सो एंड सो करके 14700 किलो जूल पर आवर की वैल्यू आ जाएगी Q1 की वैल्यू, और हीट ट्रांसफर रेट इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने देखते हैं कि इसके पे और भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगाए, और हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस तरीके से कैसे यूज़फुल है हम लोग की लाइफ में, कैसे यूज़फुल है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। और आगे क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे एंट्रोपी पे, रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, अवेलेबल, नॉन अवेलेबल या अनअवेलेबल, उसके बारे में आगे क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।